नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लंबे समय से 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम आंदोलन को कवर करता आया हूँ। तो 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम का जो मामला है, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने रिज़र्व रखा है उस फैसले को, और जल्द ही शुक्रवार तक फैसला भी आ जाएगा और 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के पक्ष में ही फैसला आएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब आवश्यकता हो गई है कि सभी करंट अफेयर्स व अन्य सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना शुरू कर दें, अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें, क्योंकि पढ़ाई भी लड़ाई भी आप करते रहें तभी आप बीपीएससी जैसी राज्य स्तरीय पीसीएस परीक्षा में एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। और मेरा यह वीडियो न सिर्फ बीपीएससी बल्कि रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, बिहार एसआई, सिपाही भर्ती, एसएससी सीजीएल तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और इससे 1 से 2 प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की। दोस्तों, पहला जो न्यूज़ है, तुहिन कांत पांडे ने शनिवार दोपहर मुंबई में बाजार नियामकों के मुख्यालय में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। श्री पांडे 3 साल के लिए बाजार नियामक का नेतृत्व करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, तुहिन कांत पांडे, आप ये नाम याद रखें, तुहिन कांत पांडे, जिन्होंने सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सेबी जो है कि मनी मार्केट को कंट्रोल करता है, लेकिन इसके बारे में शॉर्ट में जानते हैं। दोस्तों, जब भी घरेलू इन्वेस्टर्स, हम या आप, हमारे भारतीय कंपनी में निवेश करते हैं या विदेशी निवेशक, तो वे शेयर खरीदते हैं, आपने सुना होगा। और उस कंपनी को, मान लीजिए, इसे आसान भाषा में समझें तो कोई कंपनी है जो कि 1 लाख उसका नेटवर्थ है। अब वो जाएगी सेबी के पास कि मुझे 5,000 रुपया मार्केट से लेना है और मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे ऋण पे करना है या कंपनी के अन्य कंपनी के विस्तार में खर्च करना है। सेबी अब इस कंपनी के, मान लीजिए एक कंपनी है ये, एक कंपनी के 3 साल के नेटवर्थ, एसेट, तमाम चीज़ों की जांच करेगी और देखेगी कंपनी सही है कि नहीं। तब जाकर कंपनी उसके 5,000 के लिए तय करेगी। मान लीजिए कि अगर इसे ऐसे माने कि 1,000 रुपये के शेयर को तय करती है, तो 1,000 रुपये का एक शेयर तय कर देगी और 5 शेयर मार्केट में आ जाएगा उस कंपनी का। हम लोग शेयर को खरीदेंगे तो हम लोग उसके डायरेक्ट पार्टनर बन जाएंगे और कंपनी को 5,000 रुपया मिल जाएगा, जिससे कि वो अपने लोन की अदायगी करेगी, कंपनी का विस्तार करेगी और हमें 1,000 रुपये का एक शेयर प्राप्त होगा और हम कंपनी के पार्टनर हो जाएंगे। कंपनी के का घाटा भी हमारे मत्थे आएगा और कंपनी का फायदा भी, जो डिविडेंड के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो ये है शेयर मार्केट दोस्तों। जी हाँ, शेयर मार्केट। और यह शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का गठन किया है। सेबी, और उसके जो चीफ बनाए गए हैं तुहिन कांत पांडे, और इससे पहले माधवपुरी बुश थी। तो संक्षेप में हमने जाना कि सेबी है क्या, उसके कार्य क्या हैं। तुहिन कांत पांडे जो है, एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। माधवपुरी बुश उसके पहले थी। ये 3 साल के लिए पदभार इन्होंने संभाला है। तो ये तुहिन कांत पांडे थे, जिनको कि सेबी का चीफ बनाया गया है, ये आपने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से दिल्ली विधानसभा चुनाव में 25 में 68,200 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को हराया। जी हाँ दोस्तों, वंदना कुमारी को हराया, शालीमार बाग सीट से जीता है। रेखा गुप्ता दिल्ली के नेक्स्ट सीएम बन गई हैं और वे 4th वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अरविंद केजरीवाल इसके पहले थे। अब 4 चीफ मिनिस्टर्स जो लेडीज रही हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सुषमा स्वराज 12 अक्टूबर 98 से 3 दिसंबर 1998, बहुत कम समय के लिए रही हैं। उसके बाद शीला दीक्षित बहुत लंबे समय तक रही हैं, कांग्रेस से थी ये, लगभग 15 साल। और शीला दीक्षित सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम भी रही हैं, लेडीज सीएम। अतिशी मरलेना आम आदमी पार्टी की,
कुछ समय के लिए रही। फिर रेखा गुप्ता, अभी जो वर्तमान में चुनी गई हैं रेखा गुप्ता जी। तो 4 सीएम रहे हैं दिल्ली के लेडीज, चारों का नाम आपने जाना, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, अतिशी मरलेना, रेखा गुप्ता। दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं वो प्रवेश वर्मा बनाए गए हैं, प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली असेंबली स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता। ये विजेंद्र गुप्ता को भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो इन्हें विधानसभा के अंदर मार्शल्स के द्वारा बाहर ये किया गया था, विधानसभा से बाहर फिकवा दिया गया था। तो उसी विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता जो बीजेपी के हैं, इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी काफी चर्चे में थे। तो विजेंद्र गुप्ता दिल्ली असेंबली स्पीकर याद रखेंगे। सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 तक किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी। अब मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो सुचेता कृपलानी जी सबसे पहली मुख्यमंत्री थी, वुमेन चीफ मिनिस्टर, और यूपी की थी। 4 साल के लिए रही हैं ये। और यहाँ पर आपने देखा कि शीला दीक्षित सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला मुख्यमंत्री रही हैं, 15 वर्ष से अधिक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239AA, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसद द्वारा 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1991 में केंद्र शासित प्रदेशों के बीच दिल्ली को विशेष दर्जा दिया था, जिसमें एक विधानसभा और एक मंत्री परिषद प्रदान की गई। तो इसमें जो भी फैक्ट्स हैं उसको आप काफी माइन्यूटली याद रखें। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। इससे पहले राजीव कुमार थे, राजीव कुमार जी इससे पहले चुनाव आयुक्त थे। राजीव कुमार 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। 2 अन्य आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी हैं। अब द अपॉइंटिंग कमिटी ऑफिस, ये काफी चर्चे में रहा था दोस्तों, क्योंकि पहले जो है इलेक्शन कमीशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं 324 आर्टिकल में इसका जिक्र है, 324(2) के तहत। तो पहले जो चुनाव की प्रक्रिया होती थी उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में सुधार किया गया और अब की जो अपॉइंटिंग कमेटी उसमें देखिए कौन कौन रहते हैं, हम अध्ययन करते हैं इसका। प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता। जी हाँ दोस्तों, इसमें सीजेआई को बाहर कर दिया गया है। तो आप याद रखें कौन कौन से हैं। मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सलाह पर की जाती है। इसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन चयन समिति में ये सभी सदस्य होते हैं इनकी सलाह पर, जिस चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 324(2), जी हाँ दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, 324(2) के तहत सीईसी और इसी नियुक्त करने का चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन नियुक्त करने का अधिकार है, जो संसद द्वारा बनाए गए उस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन है। इनकी जो सैलरी होती है, सैलरी और अन्य सुविधाएं वो सुप्रीम कोर्ट जजेस के इक्विवेलेंट होती है। ये आपने देखा। इनका जो रिमूवल प्रोसेस, जी हाँ दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका रिमूवल 324(5) में जिक्र है और 124(4) में जो जजों का रिमूवल होता है एकदम उसी तरह से इनका रिमूवल होता है। द बिल रिटेन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 24(5) दैट अलाउ द सीईसी टू रिमूव लाइक ए सुप्रीम कोर्ट जज। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जज। वाइल ECs कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CEC। जो इलेक्शन कमीशन है वो तो चीफ इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पर रिमूव हो जाएंगे, परंतु जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो ज्ञानेश कुमार बने हैं उनको अगर हटाया जाना होगा तो 324(5) में इसका जिक्र है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमूवल की प्रक्रिया के जैसी ही इनकी रिमूवल की प्रक्रिया होगी। और सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल की प्रक्रिया 124(4) में है। और उनकी प्रक्रिया क्या है, पहले सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम बैठता है 3 जजों का, वह प्राइमा फेसी पाता है तो फिर लोकसभा या राज्यसभा में चलता है। उसकी प्रक्रिया, उसके बारे में डिटेल हम लोग बाद में बात करेंगे, परंतु एक तरह से महाभियोग चलती है। लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से उसे पारित करवाना पड़ता है और फिर जा करके इंक्वायरी आगे बढ़ती है। तो कहने का मतलब है कि एक तरह का महाभियोग चलाना पड़ता है। तो ये आपने देखा। एन चंद्रशेखर को रतन टाटा फाउंडेशन
के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये जो एन चंद्रशेखरन ही टाटा के चेयरमैन हैं और नोएल रतन टाटा जो है टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और टाटा सन्स के बोर्ड में निर्देशक हैं। ट्रेट वोल्टास और अन्य समूहों के अध्यक्ष भी हैं। तो ये डिफरेंस आप लोग जानें कि मुख्य रूप से एन चंद्रशेखरन ही टाटा के चेयरमैन हैं, परंतु रतन टाटा की मृत्यु के बाद टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष वो बोर्ड के निदेशक में शामिल हुए और टाटा वोल्टास आदि कुछ समूहों के चेयरमैन नोवेल रतन टाटा भी करते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ाया गया। तो दोस्तों वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं। इनका क्या कार्य है? जो वित्त मंत्री के द्वारा, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो बजट तैयार किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया जाता है, उसको तैयार मुख्य रूप से यही करते हैं वी अनंत नागेश्वरन। बजट व आर्थिक जो योजनाएं होती है उनका क्रियान्वयन, उनको बनाने में इनकी अहम भूमिका होती है। नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 वर्ष मार्च 26 तक बढ़ाया गया। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग के जो सीईओ सुब्रमण्यम, ये देखें आप, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया और इनके जो नीति आयोग के, अब हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं कि वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। ये के सुमन बैरी हैं। आप देख पा रहे होंगे नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन के बैरी, ये इनकी फोटो है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल करेंगे, बात करेंगे योजना आयोग के बारे में और नीति आयोग के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कि योजना आयोग का गठन आप जैसा यहाँ देख भी सकते हैं कि 1950 में किया गया। योजना आयोग है कि योजना आयोग का गठन क्यों किया गया? योजना आयोग दोस्तों संक्षेप में कहें तो लिमिटेड रिसोर्सेज और जो हमारे पास स्रोत हैं, चाहे वो कोयला हो, डीजल हो या अन्य तरह के खनिज संपदा, वो अन्य प्रकार के रिसोर्सेज हैं, उसका उपयोग व दोहन सतत रूप से इस प्रकार से किया जाए ताकि मैक्सिमम आउटपुट सुनिश्चित हो और देश की विकास सुनिश्चित हो सके। अब सतत उपयोग करना है, एक बार में इतना नहीं हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, रिसोर्सेज, उसका दोहन कर लेना है कि पिछले 5-10 साल में ही वे खत्म हो जाए। तो लिमिटेड रूप में उसका दोहन करके विकास को भी गति देनी है और एक अच्छा डेवलप्ड कंट्री हमारा बने, इस ओर ध्यान देना है, योजना इस प्रकार से बनानी है। तो ये योजना आयोग का कार्य होता है। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया और पहली आर्थिक योजना 1951 में आई। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो भी एक एक शब्द लिखे हुए हैं, मेरे करंट अफेयर्स में जो भी 360 डिग्री व्यू कवर होता है और सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 51 में पहली योजना आई। 1951 से 2015 तक 12 पंचवर्षीय योजना आई, जिसमें 3 योजना अवकाश था, 66, 69, 78 से 80, 90, 92, ये आप देख लें। अब योजना आयोग के बीच में जो अवकाश था, इसके बहुत कारण थे। कोई आर्थिक आपदा आ गई, कोई युद्ध हो गया, तो एक एक साल का योजना बनाया जाता था। चूंकि इस पर अगर डिटेल बात करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको आप लोग देख लें योजना अवकाश, और मैं कभी अलग से इस पर वीडियो लेकर आऊँगा। तो अब जो है योजना आयोग का जो गठन किया गया था, पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी। और इसमें क्यों नीति आयोग को लाना पड़ा? क्योंकि योजना आयोग अप्रासंगिक हो गया था और इसमें एक बार 5 साल के लिए योजनाएं बनती थी। कोई योजना है जो कि बहुत छोटे समय के लिए उसको बनाने की आवश्यकता है, 2 साल के लिए, किसी योजना को 12-13 साल के लिए भी बनाए जाने की आवश्यकता है। तो वैसी व्यवस्था योजना आयोग में नहीं थी। इसकी एक योजना बनती थी और 5 साल तक के लिए। केंद्र में योजनाएं बनती थी और बॉटम तक उसका प्रसार होता था। निचले स्तर पर योजनाएं नहीं बनती थी, क्षेत्रीय योजनाओं की अनदेखी हो जाती थी, क्षेत्रीय समस्याओं की। अब मान लीजिए कि शिक्षा के लिए एक योजना बनी कि हर एक स्टेट को 10-10 करोड़ देना है और 5 साल में शिक्षा पर खर्च करना है। अब केरल जैसे राज्य जो पहले से एजुकेशन में उनका लिटरेसी रेट बहुत हाई है, वहाँ ज़्यादा जरूरत है नहीं शिक्षा पर खर्च करने की। वहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा है उस क्षेत्र में ज़्यादा खर्च करने की जरूरत है। तो एक बार योजना आपने बना दिया तो चाहे वो शिक्षित राज्य भी है, चाहे बिहार जैसा कम मिलिटेड राज्य भी है, दोनों जगह बराबर खर्च हो रहा है। तो नीति आयोग यही करता है। नीति आयोग ग्रास रूट लेवल पर, बॉटम लेवल पर कमजोरियों कमियों का आकलन करता है कि केरल में शिक्षा के लिए ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है तो उसको 2 करोड़ ही देगा, वहाँ प्राकृतिक आपदा में उस 8 करोड़ को प्लस करेगा, बिहार में शिक्षा के लिए ज़्यादा देगा। तो कहने का मतलब, और 3 तरह की योजनाएं बनती है नीति आयोग में, 3 साल, 7 साल, 12 साल की, इस तरह की। और सब में सुनिश्चित किया जाता है कि ग्रास रूट लेवल पर जहाँ जो समस्या है उस पर प्रहार किया जाए। जैसे कि शरीर के सभी अंग हैं, मान लीजिए पेट में दर्द होता है तो कोई ऐसा दवा न दिया जाए जिसमें सर दर्द, पेट दर्द, मुंह दर्द, सारी दवाएं हो। नहीं, सिर्फ पेट दर्द की दवा देनी है जिससे लागत भी कम लगेगा और सटीक इलाज भी होगा।
तो नीति आयोग यही है, कई तरह के स्ट्रक्चरल चेंज किए गए और नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को लाया गया। प्रासंगिक वही सब बातें इसमें लिखी है, प्रासंगिक हो गया था योजना आयोग। इसको आप दोस्तों पढ़ लें, मैंने एक सार आपको समझा दिया नीति आयोग और योजना आयोग में डिफरेंस। देखिए इसमें अंतर भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप दोस्तों इसको पढ़ सकते हैं और डिटेल में आप समझ सकते हैं। मैंने आपको एक संक्षेप में बताया। नीति आयोग एक सलाहकार टैंक के रूप में थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। योजना आयोग इसमें संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे एक ऐसा दर्जा नहीं मिला। इसे दोस्तों आप डिटेल में देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपके लिए PDF तैयार किया है। तो हमने समझा नीति आयोग और योजना आयोग में डिफरेंस। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। एक मिनट दोस्तों। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री का दूसरा प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि शक्तिकांत दास जो हैं वो RBI के गवर्नर थे पहले, अभी दूसरे गवर्नर बने हैं, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री का दूसरा प्रमुख सचिव, जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लंबे समय तक गवर्नर है RBI का, अब ये प्रमुख सचिव बन चुके हैं प्रधानमंत्री के। तो हम लोग ने ये देखा। अब इसमें RBI की बात है। PK मिश्रा, देखिए PK मिश्रा प्रधानमंत्री के पहले प्रमुख सचिव हैं। तो PK मिश्रा तो एक प्रधान सचिव हो गए और दूसरे हो गए शक्तिकांत दास जो अभी बने हैं। अब इसमें चूंकि RBI के पूर्ण गवर्नर रह चुके हैं, तो RBI की स्थापना 1934 एक्ट के अनुसार हुई। हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर हुई। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जो कि 1937 में मुंबई आया। पहले यह निजी बैंक था। संजय मल्होत्रा, जी हाँ दोस्तों, अभी संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं। संजय मल्होत्रा जी का आप पिक भी देख सकते हैं। संजय मल्होत्रा जी अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं, संजय मल्होत्रा जी, जी हाँ दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट इस पे मूव करते हैं। चूँकि कुछ जो राष्ट्रीय नियुक्तियां थी हमने देखा, जैसे ऊपर से हम लोग देखें स्टार्टिंग से, तो हम लोगों ने देखा कि तुहिन कांत पांडे को सेबी के चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। उसके बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चीफ मिनिस्टर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। अब N चंद्रशेखरन जो हैं कि वे टाटा समूह के चेयरमैन हैं। नोएल टाटा को भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन। सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं। सुमन के वैरी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष। नीति आयोग और योजना आयोग में कुछ मूलभूत अंतर को भी हमने देखा, समझा, नीति आयोग और इसके अंतर को। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री का दूसरा प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया। PK मिश्रा प्रधानमंत्री के पहले मुख्य सचिव हैं। संजय मल्होत्रा वर्तमान RBI के गवर्नर हैं, जी हाँ दोस्तों। तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पर आते हैं। फ्रेडरिक मर्ज, जी हाँ दोस्तों, फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के अगले चांसलर बनने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों। फ्रेडरिक मर्ज, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखें, फ्रेडरिक मर्ज। काश पटेल वाज अपॉइंटेड एज 9th डायरेक्टर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन UBI। ये डायरेक्टर बन गए FBI के, जी हाँ दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे कि हमारे यहाँ रॉ है, पाकिस्तान में ISI है, उसी तरह FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये बड़ी बात है कि काश पटेल एक भारतीय मूल के व्यक्ति को FBI की जानकारी, FBI की का जो चीफ बनाया गया है USA में, जो कि काफ़ी संवेदनशील एजेंसी है, जो कई तरह के खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करती है, देश की रक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका की FBI के जो हैं चीफ बनाए गए हैं काश पटेल। इनकी आप फोटो भी देख सकते हैं, ये रहे काश पटेल। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी न्यूज़ है, इसे आप याद रखें। कश्यप पटेल इनका पूरा नाम है और इसे काश पटेल भी लिखा जाता है इनके बारे में, काश पटेल, ये हैं काश पटेल। आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे करंट अफेयर तो होते ही हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, परंतु मेरी कोशिश रहती है कि आपके लिए चुनिंदा, काफ़ी कम इस तरह के करंट अफेयर में लाऊं जो कि संख्या में तो काफ़ी कम हो, परंतु आपको जब आप उन्हें देखें तो आपको लगे कि नहीं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह जो सीरीज़ है करंट अफेयर्स का
ये अच्छा लगा होगा और मैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। आप अपनी पढ़ाई करते रहें और इस करंट अफ़ेयर्स के सीरीज़ को आप ज़रूर एक बार देखें। ये काफ़ी कम करंट अफ़ेयर हैं, परंतु मैं आपको बता दूँ कि 1 से 2 करंट अफ़ेयर अवश्य यहाँ से पूछे जाएँगे। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष साझा होऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।